नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एडिड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपके जीएस पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये परीक्षा से पहले इस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, बहुत ही लाभकारी होगा। और इसके साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो अपलोड किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भूगोल का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में उसे आप देख सकते हैं। और साथ में यदि आप जीएस पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स का भी सीरीज अपलोड किया गया, उसे भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो है आपको बताने की अनअकैडमी पर लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 जो कि ये 12 महीने में प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ये बैच 6 अक्टूबर से जो है शुरू हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस यानी कि प्री और मेन्स को जो है कवर कराया जाएगा। और साथ में यूपीपीएससी और यूपी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी चल रहा है। यानी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में जो है मिलेगा। और हमारा जो है रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय 10% का डिस्काउंट वहाँ पे हो जाएगा। और 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री में जो है अभी मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो रेशेदार प्रोटीन पूछा गया है, क्रिएटिन हो जाएगा सी विकल्प। क्रिएटिन एक रेशेदार प्रोटीन है और यह प्रोटीन बाल, नाखून, सींग और ऊन इन सभी में जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो यह शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध, ए विकल्प सही हो जाएगा। शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा इस शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो यह 5 से 6 लीटर होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा देखा जाए तो 5 से 6 लीटर होता है। और वस्तुतः मानव शरीर के कुल भार का यह 6 से 7% उसके शरीर में रक्त रहता है। तो यदि पूछा है उसके भार का यानी कि मनुष्य के भार का कुल कितना प्रतिशत जो है रक्त रहता है, तो 6 से 7%। और लीटर में पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर औसत मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना। तो यह होता है 1.36 किलोग्राम। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.3 किलोग्राम होता है। और मानव मस्तिष्क 3 हिस्सों में, एक अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च, ये 3 हिस्सों में जो है विभाजित होता है और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर के साथ सही सूची को आपको मिलान करना है और आपको बताना है कोड के माध्यम से कि कौन सा यहाँ पे विकल्प सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। विटामिन B1 हो जाएगा, थायमिन यानी कि का तीसरा, विटामिन B2 ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन, तो बी का हो जाएगा चौथा। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और सी का हो जाएगा पहला। और विटामिन B12 हो जाएगा आपका साइनोकोबालामिन, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। यानी कि 3, 4, 1, 2, तो 3, 4, 1, 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है। तो यह होता है 180 से 200 mg/, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg/, होता है। और अगर इसका स्तर 200 mg/, से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है और इसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव के कुल रक्त आयतन में जो है प्लाज्मा की मात्रा 55% होता है और प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% के करीब ये जल होता है इसमें। और किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का यदि पीएच मान देखा जाए तो वह 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 हो जाएगा। और प्लाज्मा में याद रखिएगा 90 से 92% क्या होता है, तो उसमें पानी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? तो ये हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। ये विकल्प से हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जबकि अग्नाशय हो गया, वृषण तथा अंडाशय, ये मिश्रित ग्रंथियां यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करती हैं। ये विकल्प सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ताप नियमन से। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य तापमान नियंत्रण है और हालांकि ये ग्रंथियां अतिरिक्त लवणों व कुछ नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन भी करती हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये आपका शुतुरमुर्ग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और यह अफ्रीका में पाया जाता है। यह उड़ने में असमर्थ तथा यह तेज दौड़ने वाला पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी कौन सा है? तो वह है गिब्बन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी गिब्बन है और यह छोटे आकृति के वृक्षों पर पाया जाने वाला आधुनिक कपी है। और अगला क्वेश्चन है कि ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होता? तो वह कहलाएगा कॉकरोच, डी विकल्प से हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी उभयलिंगी नहीं होते हैं, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा इनमें निषेचन शरीर के अंदर होता है। कॉकरोच हो गया, खटमल, ये सभी जो है बहुत से कीट इसके अंतर्गत आते हैं। तो कॉकरोच ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं डीएनए और प्रोटीन से। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम वनस्पतियों तथा प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि आनुवांशिक गुणों के निर्धारण व संचरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं और वस्तुतः गुणसूत्र की संरचना में डीएनए तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का वैश्विक स्तर पर उन्मूलन कर दिया गया है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा वर्ष 1980 में प्रमाणित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो पहले आप देख सकते हैं दिया गया एनोफिलीज मादा, तो इसका संबंध हो जाएगा मलेरिया से, ए का चौथा। फिर है क्यूलेक्स, तो ये हो जाएगा आपका फाइलेरियासिस से, तो बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है रेत मक्खी, ये हो जाएगा कालाजार यानी कि सी का पहला। और सीसी मक्खी, ये नींद की बीमारी, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ भी मिलान करना है। एक्वाकल्चर का संबंध किससे होगा? तो मत्स्य से हो जाएगा, ए का चौथा। और फ्लोरिकल्चर का संबंध हो जाएगा पुष्प यानी कि फूल से, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और सेरीकल्चर का संबंध हो जाएगा रेशम से, सी का पहला। और विटीकल्चर का संबंध हो जाएगा अंगूर से, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं डी ऑप्शन ही सही है आपका। अगला प्रश्न है, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो यह पृथक होता है हल्दी से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करक्यूमिक हल्दी से पृथक किया जाता है यानी कि अलग किया जाता है
और हल्दी में एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। हल्दी का वानस्पतिक नाम है करक्यूमा लौंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। क्लोरोफिल का संबंध हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट से, ए का दूसरा, और नास्टोक का संबंध हो जाएगा डाइएज़ोट्रॉफ से, तो बी का हो जाएगा तीसरा, और वाष्पोत्सर्जन का संबंध होगा पादप सतह से पानी की कमी, यानी कि सी का हो जाएगा यहाँ पे, सी का चौथा होगा यहाँ पे, तो सी का चौथा हो गया। गेहूं का कीट रोग, तो ये हो जाएगा आपका पादप रोग है ये। डी का हो जाएगा पहला, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पहला है शीशा, दूसरा रुई, तीसरा कागज। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन केवल सही होगा यहाँ पे शीशा। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, वह आपका जैव विघटित प्रदूषक यानी कि जैव निम्नीय या बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे कि रुई हो गया, कागज, घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र। तो यहाँ पे शीशा जो दिया गया है, जैसे कि आपका शीशा हो गया, लोहा, प्लास्टिक के ये सभी पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, अर्थात ये जीवाणुओं द्वारा आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, यानी कि विघटित नहीं होते हैं। तो ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, जीवाणु से। ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना जीवाणुओं से होती है। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो बीओडी का संक्षिप्त रूप पूछा गया है यहाँ पे, सी ऑप्शन से हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ये जल प्रदूषण का सूचक है बीओडी। जिस जल में बीओडी की मात्रा अधिक होती है वह जल अधिक प्रदूषित होता है। अगला जो क्वेश्चन है जैव उर्वरक कौन सा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा एजोस्पिरिलम। एक जैव उर्वरक जीवित यानी कि सजीव सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा ये पोषक तत्वों का संयोजन करता है। राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल, ये प्रमुख जो है जैव उर्वरक हैं। तो ऑप्शन में है आपका एजोस्पिरिलम, तो सही हो जाएगा ये। अगला जो क्वेश्चन है तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह आपका स्यूडोमोनास, सी विकल्प से हो जाएगा। अमेरिका में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास नामक जीवाणु की एक नई प्रजाति विकसित की जो समुद्र में फैले तेल को हजम कर जाती है। और अगला जो प्रश्न है गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है। तो यह होता है आपका अस्टिलैगोट्रिटिसी के कारण, सी विकल्प से हो जाएगा। अस्टिलैगोट्रिटिसी एक पादप रोगाणु है, यह गेहूं के धब्बे का कारण है जो कि एक कवक है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के में परिवर्तन लाती है। तो ये परिवर्तन लाती है पाचन तंत्र में, बी ऑप्शन से हो जाएगा। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के अत्यधिक मोटापे को कम करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की सर्जरी में व्यक्ति के पाचन तंत्र जैसे आमाशय एवं छोटी आंत पर सर्जिकल प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंतु यानी कि एनिमेलिया में। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यानी कि यूकैरियोटिक जीवों को जंतु यानी कि एनिमेलिया जगत में रखा जाता है। इसके अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो ये होता है आपका यकृत यानी कि लीवर में, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन यकृत में होता है यानी कि लीवर में होता है और यकृत से
पित्त स्रावित होता है और पित्त में कोलेस्ट्रॉल, लिसाइथीन ये पदार्थ जो है पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा आपका जोड़ों में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइनोवियल द्रव्य ये जोड़ों यानी कि जॉइंट्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र शरीर के बाह्य तथा आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया प्रसारित करने का कार्य करती है। इस तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्यों में एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। तो यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी विकल्प से हो जाएगा। मनुष्यों में आमाशय में भोजन के पाचन के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्लीय माध्यम प्रदान करके आमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख पाचक एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है। पेप्सिन आमाशय में भोजन में उपलब्ध प्रोटीन का विखंडन करके इसे पाचन योग्य बनाता है। तो बी विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो ये हैं शिराएं, ये विकल्प सही हो जाएगा। शिराएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं यानी कि पहुंचाती हैं, तथा धमनियां ये हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त को पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, SARS का पूर्ण रूप पूछा गया है, क्या होगा? तो यहाँ पे ये विकल्प से हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका SARS पूछा गया है। SARS SARS का पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन और परिसंचरण तंत्र को यह प्रभावित करती है। तो ये विकल्प सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका, क्रेटिनिज्म क्या है? तो क्रेटिनिज्म यह बच्चों में होने वाला एक रोग है, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग ये थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। ऐसे बच्चे बौने, कुरूप, पेट बाहर निकला हुआ और जीभ मोटी और बाहर निकली हुई, तो इसका ये लक्षण है जो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है ऑक्सिन के छिड़काव के द्वारा, बी विकल्प सही हो जाएगा। ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पौधों में विलगन क्रिया को रोकता है और यह पौधों में वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और इसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वह है एसिटिलीन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ पे पहला दिया गया है लैंगरहैंस डीप, तो ये हो जाएगा इंसुलिन, ए का चौथा। फिर आपका है पीयूष ग्रंथि, तो ये हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर आपका थायराइड ग्रंथि, तो ये हो जाएगा कैल्सिटोनिन, तो सी का हो जाएगा पहला। और एड्रिनल ग्रंथि ये हो जाएगा आपका एपिनेफ्रिन, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, 4 3 1 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों का चुनाव कीजिए। पहला है फास्फोरस, दूसरा है लोहा, तीसरा कार्बन, चौथा है नाइट्रोजन। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पहला यहाँ पे सही होगा फास्फोरस और कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें लोहा नहीं होगा, तो 1 3 4 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्व फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन है। इनके अतिरिक्त पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम जैसे स्थूल पोषक तत्व भी पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। लोहा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो आप सबको पता होगा, इसका आंसर डी ऑप्शन से होगा, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। स्फिग्मोमैनोमीटर उपकरण का उपयोग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है और स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप की माप जो होती है वह होता है
120/80। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है तने की छाल से, ए का हो जाएगा तीसरा। और आपका डिजिटैलिस है तो ये पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, बी का हो जाएगा पहला। और रोवाल्फिया ये आपका जड़ से प्राप्त किया जाता है, सी का चौथा। और लास्ट में बचा है हेरोइन, तो ये आपका फल से प्राप्त किया जाता है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करने। तो यहाँ पे भी आपको मिलान ही करना है। तो सबसे पहला है नींबू। तो नींबू ये आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है इसमें, तो ई का हो जाएगा चौथा। फिर है समुद्री शैवाल, तो ये आपका एल्जीनिक अम्ल जो है इसमें हो जाएगा, यानी कि बी का हो जाएगा पहला। और अंगूर, तो अंगूर में आपका टार्ट्रिक एसिड मिलता है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और लास्ट में बचा है सिरका, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 1 3 2, 4 1 3 2 आप देख सकते हैं कि बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पहले ही बताया जा चुका है, 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है ये, और जो कि हल्के या गहरे लाल रंग का ये अपारदर्शी होता है। और ये हृदय एवं रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होकर संपूर्ण शरीर में निरंतर ये परिभ्रमण करता रहता है। तो पूछा गया कितना पाया जाता है मानव शरीर में रक्त? तो 5 से 6 लीटर औसतन पाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पहला सेट, जो कि आपके जीएस पेपर के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं जीएस पेपर में। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।